एक राज्य था जिसका नाम चुनागढ़ था। राज्य में सभी लोग बहुत ही अच्छे थे। चुनागढ़ के राजा भैरव सिंह अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखते थे, मगर भैरव सिंह राज्य में हो रही चोरी से बहुत परेशान थे। इस राज्य में खीरजू और बिरजू नाम के दो चोर घुस आए थे। ये दोनों जिस नगर में जाते वहाँ कई महीनों तक रहते और चोरी करते। दिन में ये दोनों इधर उधर घूमते और रात में दोनों चोरी की योजना बनाते थे। क्यों ना राजमहल में सेंध मारी जाए। सुना है महल में बहुत सोना चांदी भरा पड़ा है। महल में सोना चांदी के साथ सिपाही भी होते हैं, जो पकड़ लेंगे तो उठाकर काल कोठरी में डाल देंगे, समझे? अरे इतना क्यों डर रहा है? एक बार चलकर देख लेते हैं क्या होता है? क्या पता कोई अच्छा हाथ लग जाए तो जीवन सफल हो जाएगा। हाँ, महल में अगर किसी ने पकड़ लिया तो नहीं यार, तुम ही जाओ, मैं ना पड़ता इस झमेले में। हाँ, ये सोचकर खीरजू बिरजू को खींचकर जबरदस्ती राजमहल ले आया। तुमको चलना है कि नहीं? मगर ध्यान रखना, जो भी मिलेगा वो मेरा होगा। हाँ, लेकिन राजमहल में चोरी कैसे की जाए? यहाँ सुरक्षा में पहरेदार 24 घंटे तैनात रहते हैं। खीरजू के दिमाग में एक विचार आया। जाओ, एक लंबी रस्सी, एक बड़ी सी चादर, लोहे की कीलें और हथौड़ी लेकर आओ। जाओ। मगर इनसे तुम करने क्या वाले हो? अरे लेकर चलो महल की तरफ, वहीं बताऊंगा तुमको कि क्या करना है। चलो। लाओ, चादर मुझे इधर दो, मैं बताता हूँ तुमको क्या और कैसे करना है। ठीक है, बताओ भाई। तुम इन कीलों को दोनों दीवारों के सहारे चादर के चारों कोनों में गाड़ दो, जिससे हम उछलकर दीवार के ऊपर जा सकेंगे। ठीक है, लेकिन जो भी करना है होशियारी से करना है। सुना है राजमहल के सिपाही बहुत ज्यादा तेज हैं। देख लिया ना तो कहीं कुत्ते ना छोड़ दें। देखो, करो जो कहा है। सोना चाहिए कि नहीं? कर तो रहा हूँ, वरना यहाँ क्यों आता? मरने के लिए। हम इस चादर की मदद से ऊपर पहुँच जाएंगे और फिर महल के अंदर। दोनों ने काफी कोशिश की, उछलते और फिर धड़ाम से नीचे आ जाते। ऐसा करते करते दोनों की कमर जवाब देने लगी थी। भाई, मेरे से नहीं होता है, बार बार ऐसे उछलना। मेरी कमर। हाय। तो क्या मेरी भी लगी ना कमर में? मगर मुझे तो सोना चांदी दिख रहा है। कुछ और ही सोचना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। इस तरह से तो हम नहीं चढ़ पाएंगे। एक काम करो, इन कीलों को निकालो, इन्हें दीवार पर गाड़ कर ही ऊपर चढ़ते हैं। बुद्धू हो क्या? इन कीलों को दीवार में गाड़ते हुए इतनी आवाज होगी कि सारा राजमहल जाग जाएगा। काहे के चोर हो यार तुम? महल के ऊपर जो घड़ी लगी है वो समय बताने के लिए हर घंटे बजती है। इस घंटी की आवाज में हथौड़े की आवाज दब जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। उन कीलों के सहारे महल में घुस गए। तुम उधर देखो, मैं इधर देखता हूँ। ठीक है, गुम मत हो जाना। मुझे ये महल भूल भुलैया लग रहा है। ठीक है, जाओ देखो। और कुछ भी अजीब लगे तो कोयल की आवाज में इशारा देना। अच्छा रुको, तुम कुछ मत बोलना। तेरी आवाज तो कौवे की ही निकलेगी और किसी मुसीबत में ना फंस जाए। कुछ भी बोले जा रहे हो तुम? मेरे साथ ही चल यार, कहीं गुम हो गए तो लेने के देने ना पड़ जाए। दोनों महल के एक एक कोने में देखने लगे।
और थोड़ी देर बाद एक बक्सा जो कि कमरे में रखा था उसे लेकर रफू चक्कर हो गए। अगले दिन जब भैरव सिंह को चोरी का पता चला तो उसे ये जानकर बड़ी हैरानी हुई। इतनी सुरक्षा के बावजूद भी कैसे कोई राजमहल से चोरी करने में कामयाब हो सकता है? आप तो बड़ी बड़ी डींगे मारते थे कि हमारे महल में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। आपकी नाक के नीचे से आपका कीमती सामान चोरी हो गया। महाराज को गुस्सा आया और चोरी की चिंता दोनों को सताने लगी, क्योंकि उस बक्से में सोना चांदी के जेवरात से ज्यादा कीमती चीज थी। राजा ने नगर में सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का आदेश दे दिया। कोई भी व्यक्ति रात में घूमता नजर आए तो चोर समझकर गिरफ्तार कर लिया जाए। उधर दूसरी ओर दोनों चोर बक्से को लेकर महल के बाहर सीधा जंगल में चले गए और वहां उस बक्से को खोला तो उसमें एक कोट दिखा, जिसको देखकर उनका मन बहुत उदास हुआ। हे भगवान, मैंने तो सोचा कि आज बहुत बड़ी चीज मिली है जिससे मेरी 7 पुश्तें बैठकर खाएंगी, मगर ये तो एक मामूली कोट निकला। अब मैं इसका क्या करूं? क्या हुआ? ये हाथ लगाते रहे इतनी मेहनत के बाद? कोई नहीं, जो लगा वही सही, मगर ये भी देखने में कीमती लग रहा है। खीरजू ने वो कोट निकालकर पहन लिया और अचानक गायब हो गया। बिरजू को ये देखकर बहुत अचंभा हुआ और वो डर गया। खिरजू, खिरजू, कहाँ है तू? खीरजू को बिरजू की बात सुनकर हंसी आई। क्या? कैसी बात कर रहा है? तेरे सामने तो खड़ा हूँ। नहीं खिरजू, सामने कहाँ है? तू दिख नहीं रहा। आज मुझे डर सा लग रहा है। क्या? सच में? ये कोई मामूली कोट नहीं है, इसमें जादू है और मैं अब इस कोट की मदद से गायब हो सकता हूँ और कुछ भी कर सकता हूँ। दोनों नगर में गए और कोट की मदद से लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया। अब देखना इस सुनार को कैसे चूना लगाता हूँ। सही बोल रहा है भाई, ये लोगों को बहुत लूटता है। आज इसकी बारी है। लीजिए बहन जी, ऐसे खरे सोने से बने आभूषण आपको पूरे चूनागढ़ में नहीं मिलेंगे। हाँ, एक बार आभूषण लेकर जाओगे तो हमेशा मेरे ही गुण गाओगे। बिरजू गायब होकर सेठ के कान में उंगली करता है। अबे कौन है? क्या हुआ जौहरी जी? अरे कुछ नहीं, कुछ कान में चला गया था। आप आभूषण पसंद कीजिए। बिरजू दोबारा एक बार उसकी कनपटी पर चपाट लगाता है। अबे कौन है यहाँ? किसने मारा मुझे? सामने आओ। अरे जौहरी जी, क्या हो गया? अब आपकी तबीयत सही नहीं लग रही, आप आराम करिए, हम लोग कल आते हैं। अरे नहीं, सब ठीक है। वो ऐसा लगा किसी ने मुझे जोर से मारा। रुकिए तो, आप आभूषण तो लेते जाइए। मेरे ग्राहक भाग गए। क्यों बे, आज शेर को 1.25 शेर मिल ही गया ना। और बिरजू उसकी दुकान से कुछ गहने लेकर वहाँ से निकलता है। उड़ते हुए गहने दुकान से बाहर जाते देखकर सुनार डर जाता है और चिल्लाता है। अरे बचाओ, ये क्या बला है? अब भूत। और वहीं बेहोश हो जाता है। अगले दिन राजा के पास एक किसान आया और बोला, महाराज, मैं दिन दुखियारा आपकी नगरी का रहने वाला हूँ। मैं बहुत मेहनत से अपने खेत में अनाज उगाता हूँ। तुम्हें क्या समस्या है, ये बताओ। महाराज, मुझे नगर में हो रही चोरी पर आपसे बात करनी है। क्या चोरी हुआ है तुम्हारा? मेरी बकरी चोरी हो गई है। क्या? बकरी चोरी हुई? दरबार में जितने भी लोग थे सब उस किसान पर जोर जोर से हंसने लगे। किसान ने देखा कि सब उस पर हंस रहे हैं। उसे बहुत तेज गुस्सा आया और किसान बोला, महाराज, आप यहाँ के कर्ता धर्ता हैं, आपको ही मेरी बात को सुनना और समझना चाहिए, मगर आपके दरबार में मेरी बात पर हंसी उड़ाई जा रही है। किसान को गुस्से में देख राजा और मंत्री ने उसे शांत होने को कहा। तुम इतने गुस्से में क्यों हो? एक बकरी ही तो है, आ जाएगी। मंत्री,
ये क्या सुनने को मिल रहा है? नगर में चोर है, मुझे कोई खबर नहीं है, ऐसा क्यों? महाराज, मुझे थोड़ा सा सुनने को मिला था। मुझे लगा कोई ऐसे ही मजाक कर रहा है। जाओ और पता लगाओ कि आखिर ये कौन कर रहा है और नगर में अब तक कितनी चोरियां हो चुकी हैं। जैसा आपका हुक्म महाराज। मंत्री ने नगर में जाकर छानबीन की। चोर इतनी सफाई से चोरी करता है कि किसी के पकड़ में नहीं आता है। सभी का मानना है कि वो किसी की आंख से काजल चोरी कर लेगा तो भी किसी को भनक नहीं लगेगी। मंत्री ने सारा हाल महाराज को बताया। महाराज अपनी बीती किसको सुनाए कि उनके महल में खुद ही चोरों ने चोरी की है। मंत्री जी, कोर्ट की वजह से चोर चोरी कर पा रहा है और किसी को पता नहीं लगता है। चोर को पकड़ने की मेरे पास एक योजना है। अपने 4 पहलवानों को बुलाओ। मंत्री जाकर चारों पहलवानों को लेकर दरबार में आता है। सुनो, आप लोग मेरे खास लोगों में से हो, मैं आपसे ही बोल सकता हूँ। महाराज, हमें यहाँ बुलाने का क्या कारण है? आज्ञा दें। वैसे भी बहुत दिनों से किसी को पीटा नहीं है, आज हाथ थोड़ा साफ हो जाएगा। नहीं नहीं, किसी को मारना नहीं है, मैं हिंसा के विरोध में हूँ। बस आप लोगों के भरोसे मैं चोर को पकड़ना चाहता हूँ। राजा ने सबको योजना समझाई और फिर राजा ने सबको रात में महल में रुकने के लिए कहा। आज आप सभी यहाँ रुक जाएं और आराम योजना के अनुसार रात को ही सबको काम करना है। ठीक है, मैं इन सब के रहने का इंतजाम करता हूँ। ठीक है, जाओ। गांव में शोर हो गया कि राजा ने कुछ पहलवानों को महल में रखा है। राजा ने कुछ कीमती चीजों की रखवाली के लिए उनको बुलाया है। एक चौपाल में बैठकर गांव के लोग यही बात कर रहे थे। पता नहीं अब क्या होगा। राजा ने इनको क्यों बुलाया है? क्या फायदा, चोर पिछली बार की तरह फिर चोरी कर ही लेगा। ओए नहीं तो क्या, पिछली बार भी इतनी कड़ी पहरेदारी करवाई थी, फिर भी चोरी हो गई थी। ऐसा नहीं है बच्चों, मैंने भी इसी गांव में अपनी उम्र बिता दी। राजा अपनी रक्षा करना जानता है, समझे? खीरजू यही सब सुन रहा था। राजा ने अब ऐसा कीमती क्या अपने महल में रखा है जो मुझे नहीं पता? मैंने तो आखिरी बार सब देख लिया था। अरे तुझे क्या मुश्किल है, तेरे हाथ तो जादुई कोट लगा है। अब तो कुछ भी कर, किसी को क्या पता लगेगा। अब ये बात मेरे स्वाभिमान की है। आज जाऊंगा और राजा का ये घमंड भी तोड़ दूंगा। राजा ने पूरे महल में अंधेरा करवा दिया था, क्योंकि राजा को पता था चोर क्या सोचकर ये आएगा और उसको कैसे पकड़ सकते हैं। राजा ने अपने सिपाहियों से कहा, सब लोग जाकर अपना अपना एक कोना पकड़ लो। आज वो चोर जाना नहीं चाहिए। ठीक है महाराज, मगर इस अंधेरे में कैसे पकड़ेंगे उसे? हमको कुछ नहीं दिख रहा है। वो तुम लोग मुझ पर छोड़ दो और जाकर अपनी जगह पर खड़े हो जाओ। खीरजू और बिरजू उस कमरे में आए, मगर बहुत अंधेरा होने से उन्हें कुछ सही से नहीं दिख रहा था। भाई, तुमको कुछ दिख रहा है क्या? नहीं बड़े भैया, इस अंधेरे कमरे में क्या कोई कीमती चीज होगी? हम दोनों को किसी और को ही निकालने आना पड़ जाएगा। डर सा लग रहा है। एक काम कर, गाना गाते हुए चलते हैं, दोनों को डर नहीं लगेगा। क्यों, आपको डर लग रहा है क्या? इतने बड़े होकर डर रहे हो? एक रास्ता, आहा आहा, दो राही, आहा आहा, एक चोर, आहा आहा, एक सिपाही, आहा आहा। आप तो कोट पहन कर आए हो, आपको तो कोई देखेगा नहीं, मगर इस गाने से मैं तो पकड़ा जाऊंगा ना। चुपचाप चल, कुछ नहीं होगा। अरे पगले, मैं हूं ना। आप हो तभी तो डर है। आपको यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। ज्यादा लालच अच्छा नहीं है। दोनों डरते हुए गाना गाने लगे, क्योंकि अंधेरे से दोनों को डर लग रहा था। अब क्या, सब लोग उनको पकड़ने की राह देखने लगे। मगर जैसे ही राजा ने चांद की रोशनी को शीशे की मदद से कोट पर मारा, तो कोट पर से भी रोशनी निकलने लगी, जिससे राजा को पता चल गया। तभी उसने चोरों को पकड़ने का आदेश दिया। पकड़ो पकड़ो, ये चोर ही है।
और ये मेरा कोट पहन के ही आया है। क्या कहा? अरे इस रोशनी के पीछे जाओ, ये उस कोट से आ रही है। पहलवानों ने रोशनी के चलते उस खीरजू को पकड़ लिया। मैंने पकड़ लिया है, पकड़ लिया है। इसका मुंह तो देखो कौन है जिसने हमारे महल में घुसने की कोशिश की। देखो कौन है नामुराद जिसकी इतनी हिम्मत हुई ऐसा करने की। राजा, रानी और बाकी सब खीरजू को देखकर काफी नाराज हुए कि इसने ऐसा क्यों किया। खीरजू को पकड़े जाने पर अपनी करनी पर पछतावा हुआ। फिर उसने राजा से माफी मांगी। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। नहीं, हर गलती की एक सजा होती है। तुमको भी तुम्हारी गलती की सजा मिलेगी। मैं हर गलती की सजा चुका दूंगा, मगर मुझे इतना बता दो, आपको कैसे पता चला कि कोट मैं पहन कर आया हूँ? मेरा वो कोट जादुई है। ये तुमको चुराने के बाद पता चल ही गया होगा। मुझे ये कोट मेरे पिताजी से और मेरे पिताजी को ये एक जादूगर से मिला था। ये कोई मामूली कोट नहीं था और कोई गलत इस्तेमाल ना आए इसलिए हमने इसे तहखाने में रखा था। तुमने वहाँ से इसको भी चुरा लिया और इसका गलत इस्तेमाल किया। जब भी इस कोट का कोई गलत इस्तेमाल करता है और उसके ऊपर अगर चांद की रोशनी पड़ जाए तो इसके अंदर एक अजीब सी रोशनी चमक उठती थी और इसी वजह से तुम पकड़े गए। खीरजू को अपनी करनी पर शर्मिंदगी उठानी पड़ी। फिर राजा ने उन दोनों को सब नगर वासियों के खेत जोतने और सींचने की सजा सुनाई।